गम गंभीर में भी रख सकते हैं। तो IUCN जिनको संरक्षण देगा वो जितने भी उसके सदस्य देश होंगे वो अपने यहाँ संरक्षण देंगे, लेकिन वो उसको अपने यहाँ किस कैटेगरी में रखेंगे वो उनके ऊपर होगा। ये नहीं जरूरी है कि IUCN अगर संकटग्रस्त में रख रहा है तो हम भी संकटग्रस्त में ही रखें। हो सकता है ओवरऑल जितने सदस्य हैं उसमें से ज़्यादा सदस्य इंडिया के पास हो, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि अति संकटग्रस्त अगर IUCN का है तो भारत में भी अति संकटग्रस्त होगा। लेकिन हाँ, हमारा जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उनको संरक्षण देगा, क्योंकि ये कंपल्सरी है। अगर आप IUCN के सदस्य हैं और वो किन्हीं जीवों को कहता है कि इनका व्यापार नहीं होना चाहिए क्योंकि अति संकटग्रस्त है, तो आप यहाँ भले ही संख्या होगा आप उसको संरक्षित करेंगे और उसके व्यापार को रोकेंगे, अवैध तस्करी को रोकेंगे। तो यानी कि उसकी मदद जो करते हैं, जिसमें मैंने 2 संस्थाओं के नाम हैं जो इसकी हेल्प करते हैं। एक है आपका प्रजाति उत्तरजीविता संस्थान है या संगठन है, प्रजाति की उत्तर, या चाहे नोट कर लीजिए कि संस्थान कौन सी हैं जो मदद करते हैं IUCN की। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग। वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम है, वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम है तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग, ये दोनों आपकी मदद करते हैं IUCN की। तो लगभग आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। IUCN की लिस्ट जो है वो कितने जो है वर्गों का है? 9 श्रेणी, 9। और अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता चलता कि भारतीय जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ये कितने श्रेणी बनाता है जीवों के संरक्षण के लिए। तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम है ये 6 श्रेणी बनाता है, IUCN 9 श्रेणी बनाता है। याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैंने कहा था इसको जरूर देख के नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन है, यदि आप पढ़ चुके हैं आप लोगों ने कि घड़ियाल वगैरह या डॉल्फिन कहाँ पाए जाएंगे, तो क्वेश्चन है IAS 2017 का, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे उचित होगा? कौन सा स्थान पे अगर आप जाते हैं तो आपको घड़ियाल देखने को मिलेंगे? और खुद की सहायता से आपको उत्तर देना है, या अगर मतलब खुद नहीं है, हालांकि कई जगह पे देखने को मिलते हैं, उनमें से कौन सी जगह है जो आप जानते हैं? पहला है भीतरकणिका मैंग्रोव, दूसरा है चंबल नदी, तीसरा है पुलिकट झील और चौथा है दीपर झील। चंबल नदी है ना, चंबल है आपके। बाकी और भी आपने देखा था गंगा का जो क्षेत्र है यहाँ भी मिलेंगे। बिल्कुल, भारत में वन के प्रकारों पर आधारित वन क्षेत्र संबंधित कथन पर विचार कीजिए। भारत में जो वन पाए जाते हैं उससे जुड़ा हुआ भी एक क्वेश्चन है और आपको इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन है, आपको भारतीय वन क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन है जो आ सकते हैं आपको ये बताना है। पहला है, भारत के पश्चिमी घाट तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सही है, सही है। वर्षा 200+ सेंटीमीटर होता है यहाँ, तो निश्चित ही सदाबहार वन पाए जाएंगे। दूसरा, भारत में आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 15% है। आर्द्र पर्णपाती वन का जो क्षेत्र है वो 100 में से 15% है। सही है, सही है, क्योंकि शुष्क पर्णपाती सबसे ज़्यादा है लेकिन आर्द्र पर्णपाती कम है, तो ये 15% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कह रहा है, सघन वन में राज्यों के अंतर्गत मध्य प्रदेश का स्थान अग्रणी है। कह रहा है कि सघन वनों में जो आपका मध्य प्रदेश है इसका स्थान सबसे पहले है। अब आपको खुद की सहायता से उत्तर देना है। पहला केवल दूसरा, फिर कह रहा है कि दूसरा तीसरा, फिर कह रहा है कि सभी, फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आसक्ति बताना है। तो आपका पहला तो गलत है नहीं, दूसरा आपने कहा कि गलत नहीं है, दूसरा तीसरा ऑप्शन में है तो इसका ये भी नहीं होगा। उपरोक्त सभी है, सभी गलत नहीं है। कोई नहीं, कोई भी आसक्ति नहीं है, सभी सही है। आपके टोटल वन का 15% पर्णपाती में 8 पर्णपाती वन पाए जाते हैं और MP में सघन वनों की संख्या ज़्यादा, यानी वन काफ़ी सघन है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में भी आपके MP में ही है। राज्य का जो 75% है वो वनों से आच्छादित है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित राज्यों में किस में या किन में आपको पूंछ मतलब शेर जैसे पूंछ वाला बंदर देखने को मिलेगा? मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। आइए इसका क्वेश्चन है, कौन से राज्य में आपको शेर जैसे पूंछ वाला बंदर देखने को मिलेगा?
बी में है केवल दूसरा, सी में है पहला तीसरा चौथा और डी में है कि सभी। पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही। पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में फैला हुआ तमिलनाडु तक जाता है, तो निश्चित ही आपके इन्हीं क्षेत्रों में मिलेंगे। ठीक, बहुत सही। नेक्स्ट है, आपको ये क्षेत्र है और इनको मिलाना है। आप लोगों ने पढ़ लिया है जीवों के बारे में, कल जो जीव थे कहाँ पाए जाते हैं, किस लिस्ट में शामिल हैं, तो आपको बताना है जीव। एक तरफ है आपका चिंकारा और फ्लाइंग लहरी, टूना, चेस्टनट और एशियाई सेब। लिखना पड़ेगा क्या? लिख दूँ या ऐसे मिला लेंगे? बताइए, लिख दें बोर्ड पे? ठीक है। एक तरफ है आपकी चिंकारा, फ्लाइंग लहरी, चिंकारा, फ्लाइंग लहरी और टूना, चेस्टनट, ये सब पक्षियां हैं। और आपका चौथा है एशियाई सेब, एशियाटिक सेब, एशियाटिक सेब। दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, गिर है, भारत का मरुस्थल है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और आपका मरुस्थल मतलब भारत का मरुस्थल। इसके अलावा आपका है पश्चिमी गिर क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, गिर क्षेत्र और पश्चिमी घाट, गिर क्षेत्र और पश्चिमी घाट। अब आप इनका मिलान कीजिए, कौन सा जीव कहाँ पाया जाएगा? चिंकारा कहाँ मिलेगा? चिंकारा मरुस्थल में मिलेगा। चलिए ठीक है, ओके। और पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी सबको पता है ना? ये पढ़ चुके हैं आप लोग, पढ़ाया था मैंने कि पश्चिमी घाट में फ्लाइंग लहरी ड्यूटी बहुत पूछा जाता है, जैसे पूछ वाला बंदर मिलता है, बहुत पूछा जाता है। नीलगिरी ताहर पूछा जाता है। फिर मैंने कहा था मरुस्थल का चिंकारा पूछा जाता है और एक ग्रेट इंडियन पूछा जाता है, ये पूछे जाते हैं। टूना, चेस्टनट भी पूछा जाता है और एशियाई सेब को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि सिर्फ भारत में ही, एशिया में मिलते ही हैं, जो कि गिर यानी कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें अगर कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे तो सही करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो गलत करेंगे, क्योंकि हर फैक्ट आपके पास उपलब्ध नहीं होता, कहीं कहीं हमें अपना दिमाग यूज करना होता है। ऐसा ही क्वेश्चन है और आपको प्रूफ की सहायता से उत्तर देना है। पहला है तारा, कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर, स्पाइडर वानर। तारा, कछुआ, तारा, कछुआ, ये आपका पहला है। दूसरा है वामन सुअर, यानी कि छोटा जो आकार का होता है ना, वामन सुअर। और आपका है स्पाइडर वानर और मॉनिटर छिपकली। स्पाइडर वानर, स्पाइडर वानर और मॉनिटर छिपकली, मॉनिटर छिपकली। ये दो हो गया आपका आंसर। अब आपको फूट की सहायता से उत्तर देना। फूट ले लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा। आपको की सहायता से बताना है कि क्या क्या भारत में मिलेगा। पहला, दूसरा, तीसरा। डी में है दूसरा, तीसरा। सी में है पहला, चौथा। डी में है सभी। अब आपको देखना है, एलिमिनेशन मेथड का उपयोग कर सकते हैं। आपके हिसाब से क्या आपके यहाँ वामन सुअर यानी कि सबसे छोटे आकार का होता है ना? पिग्मी हॉक, वामन सुअर सबसे छोटे आकार का सुअर, यानी कि दूसरा होगा। दूसरा इसमें नहीं होगा। अब आपके पास बचा 3 ऑप्शन। क्या मॉनिटर छिपकली यहाँ मिलती है? 1 2 3 मतलब
समझिए, सही है? बताएं। यस मैम, 1 2 3 लग रहा है ना? यस मैम, बिल्कुल सही है। आपके यहाँ ये सारी चीजें पाई जाएंगी। आपके यहाँ क्या नहीं मिलेगा? मॉनिटर छिपकली नहीं मिलेगा। स्पाइडर, वानर ये मिलेगा। तारा कछुआ मिलेगा। तारा कछुआ तो अक्सर भी आप लोगों ने तारा मछली, तारा कछुआ ये सब आम चीजें हैं जो हर जगह मिल जाती हैं। और वामन सुअर आपने कल ही पढ़ा था, सबसे छोटे आकार का पिग्मी हाउस। आपने उत्तर प्रदेश में मिलता है, आप बताइए। हाँ, तो ये फिर आपका क्या यही मॉनिटर छिपकली आप लोगों को, ये आप लोगों के लिए नया क्या चीज कहाँ पे? अफ्रीका में तो मिलेगी मिलेगी, दुनिया में कहीं मिलेगा मिलेगा, अफ्रीका में तो मिल ही जाएगी, क्योंकि आपका अफ्रीका का कांगो जंगल सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला है। आपका इंडोनेशिया सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला है। आपका अमेजन जंगल सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला है। तो यहाँ तो विश्व की सारी प्रजातियां मिलेगी जो शायद कहीं ना मिले। तो ये आपके सदाबहार वन वाले इलाके हैं ना, तो आपका ये वहाँ मिल सकता है, लेकिन भारत में नहीं मिलता है। ये भी IAS का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कल की क्लास का है, निम्नलिखित में से कौन से मांसाहारी पौधे के उदाहरण है? मांसाहारी पौधे का उदाहरण बताना है। 4 प्लांट जानते हैं आप, बस एक सबसे इजी वाला हमेशा याद रहता है, लेकिन बाकियों को भी याद करना है। ये CAPF कोई एग्जाम होता है, CAPF उसमें आया हुआ है। कह रहा है सनब्लू, वीनस फ्लाईट्रैप ये भी है, घटपर्णी ये भी है, जिसको पीचर प्लांट भी कहते हैं। ये ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में ये है, बी ऑप्शन में है, तो ये इसमें दोनों है कंफर्म है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी में दिया था अमरबेल, इसके अलावा दिया था रेप्लेसिया और दिया था मिसलटो। मैम अमरबेल तो पेड़ों पे चढ़ता है, वो पर क्या होता है? परजीवी प्लांट है ना अमरबेल। दूसरा है चंदन वृक्ष, तीसरे में चंदन वृक्ष है और घटपर्णी है। फिर दिया कीचड़ प्लांट, दोनों का एक ही नाम तो है, अलग थोड़ी है। अमरबेल फिर इसमें दिया, तो निश्चित कुछ सभी को पता है कि नहीं होगा। 4 प्लांट होते हैं जो पूरे विश्व में पाए जाते हैं, वो आप सभी को पता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है IUCN द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के साथ मिलकर किया जाता है। तो ये तो डिस्कशन हो ही गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, IUCN की लाल सूची में प्रजातियों की स्थिति अनुसार कुल 8 श्रेणियों में रखा जाता है। 9 है, 8 नहीं है। रेड डाटा बुक में केवल जंतु प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। आप मेरा असत्य कौन सा है? दूसरा तीसरा है ना, बिल्कुल सही है। आगे है भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग जीव के बारे में सावधानी से उत्तर दीजिएगा। IAS में आया क्वेश्चन है ड्यूगोंग, पहली बात हुआ था ना। हाँ, इसके बारे में बताना क्या सही है, पूर्व की सहायता से उत्तर देना। पहला, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। दूसरा, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। पूरे तो नहीं पाया जाता, पश्चिमी घाट के प्रशांत महासागर, मैंने कहा था कच्छ के रण में, मन्नार की खाड़ी और बंगाल के पूर्वी तट पे सभी जगह कहाँ हुआ फिर? यस। अगर ऐसा होता तो सीधे ये ना लिख देता कि भारत के सब तटों के किनारे सभी जगह, फिर इंडिविजुअल जगह क्यों बता रहा है? कच्छ का रण बता रहा सीधे, फिर बता रहा मन्नार की खाड़ी, फिर बता रहा बंगाल का तट, तो सीधे ना कह देता कि कच्छ के रण से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक सभी जगह पाया जाता है। IAS के क्वेश्चन है, फालतू अब एक्स्ट्रा कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं, समझ लीजिए, यानी कि सभी जगह नहीं मिल सकता। अगर ऐसा होता तो क्यों ये किताबों में लिखता इंडिविजुअल, फिर तो कह देता सभी जगह, ठीक ना। जैसे कोरल रीफ कच्छ में भी मिल रहे हैं, मन्नार में भी मिल रहे हैं, लक्षद्वीप में भी मिल रहे हैं, आपके अंडमान में सबसे ज्यादा मिल रहा है, लेकिन हम फिर भी इन 4 जगह को ही इंडिविजुअल पढ़ते हैं, क्योंकि ये इतना छोटा एरिया थोड़ी है। पूरा आपका कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे एरियाज आते हैं, इस वजह से हम इंडिविजुअल जहाँ वो मिलेंगे उनका बात करेंगे। ये नहीं कह सकते कि भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जितना एरिया आता है सब जगह कोरल मिलेंगे, नहीं, आप इंडिविजुअल ही बताएंगे। तो आपका दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। अब देखिए कॉमन सेंस का है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तीसरा, देखिए कैसे सही कर लेंगे। ऑप्शन में ए में है पहला, दूसरा, ए में है दूसरा पहला, दूसरा गलत हो गया, होगा ही। दूसरे में कह रहा है, बी में है केवल दूसरा पहले कह चुका है, डी में कह रहा
आप बड़े आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये IAS के क्वेश्चन की खासियत होती है। अगर माइंड कूल रहे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये एलिमिनेशन जो मेथड है ना बहुत कारगर है IAS के एग्जाम में, बाकी जगह काम नहीं करता, ये सिर्फ IAS के लिए है। मैम छोटे एग्जाम में भी 20 काम करते हैं। कभी कभी काम आ जाता है, जैसे कूट मिलाना है या ऐसे कुछ करना है जहाँ पे कई ऑप्शंस होते हैं वहाँ काम आ जाता है। या जब जैसे 4 ऑप्शन है, आप चारों के बारे में नहीं जानते, 2 के बारे में जानते, 2 को हटा दिए 50-50 पे आ गए। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट कर रही थी, उसमें भी ऐसे मतलब कूट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन एक मतलब निकालिए तो सारा आ जाता था। जानते ये आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप बड़े जैसे हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद का छोटा एग्जाम है तो यहाँ पे वो ऐसे कूट देते हैं कि अगर आपको 1 से 2 ऑप्शन पता है तो आप सही उत्तर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप नेट का दे रहे हैं, IAS का दे रहे हैं, TCS का दे रहे हैं तो जैसे मैम आप ऑप्शन बनाती हैं जैसे मैं ऑप्शन बनाती हूँ। आपको इन्वायरमेंट का क्लास कैसा लगा था? बहुत सब आपको पढ़ा हुआ था, लेकिन बस आप स्टार्टिंग में मैम बेवकूफ़ी की वजह से गलत हो गया। वही मैं देख रही थी। ये है कि आप लोग को जैसे दिमाग का एक ही लेवल का विकसित हो रहा है। गलत होगा जैसे भी गलत करेंगे सारे लोग एक तरफ से करेंगे, उससे एक्स्ट्रा कोई सोच नहीं सकता है। लगता है कि मतलब एक लेवल बन गया है सबका, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। मैक्सिमम मैं देखती हूँ जब गलत करेंगे तो 1-2 को छोड़ के अपवाद, बाकी सारे लोग अच्छा है, बढ़िया। चलिए आगे बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा या से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं? आइए इसका क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा। कौन सी चीजें हैं जो मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं? नाइट्रोजन को मृदा में बढ़ाएंगे कौन सी चीजें? सबको पता है, जल्दबाजी करेंगे या ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो गलत करेंगे। पहला है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन। चलिए पहला सही हो गया, ठीक है। तो आपके पास A में है केवल पहला, B में है दूसरा, तीसरा पहला नहीं है, एक ऑप्शन गया, आप बचा 3। आगे बढ़िए। दूसरा, मनुष्य द्वारा कोयले के का जलाना क्या ये नाइट्रोजन उत्सर्जन करता है? गलत। बहुत होशियार हैं आप लोग। नहीं मैम सही है। सही गलत गलत है 100%। यस गलत है। तो उपरोक्त सभी का ऑप्शन गया, आप अच्छा केवल पहला या आपका पहला, तीसरा। फिर यहाँ वनस्पतियों की मृत्यु से नाइट्रोजन मिट्टी में जाता है। सही है, क्योंकि सभी जीवों में ये मात्रा पाई जाती है। अगर जो उनका सड़ेगा गलेगा तो क्या होगा? क्या इससे जाएगा मिट्टी में? यस मैम। सबका यही है, किसी को कोई डाउट नहीं? बहुत अच्छे, आप लोग काफी स्मार्ट हो गए। दूसरा नहीं होगा मेरा, मनुष्य द्वारा कोयला जलाने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है ना, नाइट्रोजन नहीं निकलता। यस, नाइट्रोजन के जब 2 अणु होंगे तो डाई होगा, 3 अणु होंगे तो ट्राई होगा, तो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, आपका नाइट्रोजन या सल्फर नहीं, ठीक ना? तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो गलत करेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय पक्षियों में से कौन सा अत्यधिक संकटग्रस्त है? अत्यधिक संकटग्रस्त श्रेणी में किसे रखेंगे? पहला है गोल्डन ओरिओल, गोल्डन ओरिओल। दूसरा है इंडियन फैंटेल पिजियन। तीसरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये है, एक ही बताना था तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। मैं जान रही हूँ मैम ऑप्शन में ये जरूर होगा, क्योंकि इस टाइम ये बहुत टाइम से न्यूज़ में है और अभी भी इस साल भी बहुत ज़्यादा इसका न्यूज़ में है। हाँ, ये आता ही आता है। नेक्स्ट कह रहा है कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी होती है। अच्छा, नाइट्रोजन की कमी किस तरह की मृदा में होती है? दलदली मिट्टी में होती है नाइट्रोजन की कमी, और यहीं पे कीटभक्षी पौधे उगते हैं। नेक्स्ट बताइए, कथन है आपका IAS का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का है, ये मत सोचिएगा नहीं पढ़ा है तो नहीं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप में लवण जल मगर पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में जो लवण जल में मगरमच्छ रहते हैं वो पाए जाते हैं। क्या ये बात सत्य है? सही है, बिल्कुल है। द्वीप है, समुद्र है चारों तरफ से, यहाँ पे मीठे का पानी के मिले ना मिले लवण वाला तो जरूर ही मिलेंगे। ये भी नहीं कह सकते कि मीठा नहीं मिलेगा। अगर द्वीप के अंदर कहीं है, बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है तो मीठे भी मिल सकते हैं, लेकिन लवण तो मिलेगा, ये तो सर्वविदित है, इससे कोई निकाल नहीं कर सकता। तो IAS क्वेश्चन है, देखिए बिना पढ़े ही आप कॉमन सेंस से सही कर ले गए। दूसरा कहना है मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाट में, मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाट में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। श्रू और टैपीर ये आपके पक्षी है, पक्षी है। क्या श्रू और टैपीर पश्चिमी घाट के मालाबार तट में मिलते हैं? क्या आपने इन जीवों पक्षियों का नाम पढ़ा है पश्चिमी घाट में किसी भी श्रेणी में?
नहीं, ये पश्चिमी घाट के नहीं, ये हिमालय में पाए जाते हैं। हिमालय में पाए जाने वाले एनसीईआरटी में टैफिक का नाम दे रखा है। हाँ, तो ये आपके कहाँ मिलेंगे? हिमालय के में मिलेंगे, पश्चिमी घाट में नहीं मिलेंगे। आपका पहला सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। तो ये रहा आज का आपका क्वेश्चन, जिसको आप लोगों ने सभी सही किए हैं, एक भी गलत नहीं किया। लेकिन ये है रिवीजन नहीं करेंगे तो आगे उपलब्धि हमेशा आप लोगों के नाम नहीं रहेगा। आप बात करेंगे जैव विविधता का संरक्षण। हम लोगों ने पहले पढ़ा जैव विविधता, पहला चैप्टर था जैव विविधता, फिर हमने पढ़ा भारत में जैव विविधता। अब हम पढ़ेंगे जैव विविधता का संरक्षण, यानी कि जैव विविधता और भारत की जैव विविधता, इन सब यानी कि विश्व की जैव विविधता और भारत की जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो जैव विविधता का संरक्षण आप लोग बताएंगे मुझे। हमने पर्यावरण संरक्षण के बारे में पहली बार कब सोचा था? 1972 में। कहाँ पे? स्टॉकहोम सम्मेलन में सोचा था और यहीं से पर्यावरण दिवस मनाना शुरू हो गया। लेकिन हमने इससे भी बड़े स्तर पे जैव विविधता के बारे में कब सोचा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कब सोचा, मरुस्थलीकरण रोकने के बारे में कब सोचा कि जीव जंतु और पादपों का संरक्षण होना चाहिए, जो प्राकृतिक संसाधन है इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल दोहन होना चाहिए। ये हमने कब सोचा है सभी क्षेत्रों के बारे में। वो सबसे बड़ा सम्मेलन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी नामी गिरामी और चर्चित सम्मेलन है, उस सम्मेलन का नाम क्या है? सबको पता है, कम से कम कुछ पता ना हो लेकिन ये सम्मेलन तो जरूर पता होगा। विथ ईयर विथ प्लेस, पेरिस तो जलवायु है ना, रियो डी जनेरो ब्राजील में 1992 का सम्मेलन। 1992 में रियो यानी कि 72 के बाद 20 साल बाद 72 में हुआ जो सम्मेलन, उसके 20 साल बाद 92 में जो सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें विश्व के सबसे ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, सबसे ज्यादा पर्यावरण वैज्ञानिक, सबसे ज्यादा विशेषज्ञ इकट्ठा हुए ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। और यहाँ पे जो बात हुई वो संपोषणीय विकास की, धारणीय विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और सभी को पता था ये तभी संभव होगा जब हम पर्यावरण में जीव जंतु और पादपों के संरक्षण के बारे में सोचेंगे, मरुस्थलीकरण को रोकने के बारे में सोचेंगे। इन सभी क्षेत्रों को लेकर के जब हम जागरूक होकर काम करेंगे तभी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जैव विविधता संरक्षण संभव है। तो जैव विविधता के लिए हमने पहला सम्मेलन कहाँ पे किया है? ब्राजील में, रियो डी जनेरियो ब्राजील में किया है। तो ये पूछे तो पर्यावरण वाला मत समझ लीजिएगा, वो पर्यावरण से जुड़ा है और ये जैव विविधता से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, सबसे शुद्ध है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सतत विकास में आपके वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का सही तरीका ही बताया जाता है। तो ये रियो डी जनेरियो से हमने सोचा है। उसके बाद विश्व स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी इस पे काम किया जाने लगा, क्योंकि भारत इन क्षेत्रों में अग्रणी रहता है। किसी चीज़ में आगे रहे या ना रहे, इन क्षेत्रों में भारत पहले पहुंचता है कि ठीक है ये चीज़ें अच्छी हैं और इनमें हम जितना हो पाएगा, हमारा जितना सामर्थ्य है हम काम करेंगे। तो ये जब लाया गया सम्मेलन तो इसमें क्या है, भारत भी इसका सदस्य देश बना और भारत ने भी अपने यहाँ पर्यावरण और जीवों को संरक्षण करने की बात की। बात हुआ कि कैसे संरक्षण किया जाए पर्यावरण का और जीवों का। तो यहाँ पे एक जो है तरीका आया स्वास्थाने और एक आया जो है परस्थाने या दूसरी जगह पे या बाह्य स्थाने भी जिसे आप कह सकते हैं। तो अगर आप जीव या किसी वनस्पति को संरक्षण देना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, एक है स्वस्थाने, स्वास्थाने ये पहला तरीका है मैम, उसी जिस जगह पे उसी जगह पे संरक्षण देना। हाँ, और दूसरा है बाह्य स्थाने। स्वास्थाने का मतलब वही जैसे आपको कोई धमकी दे कि आपके जान को खतरा है, यानी कि अगर मतलब जो है आप घर से निकले या आप मुझे कहीं मिले तो मैं क्या करूँगा, आपको जान से मार दूंगा। तो स्वास्थाने संरक्षण यानी कि आपके घर में सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, पुलिस और बाकी चीज़ों को तैनात कर दिया जाए और आपको आपके घर में ही सुरक्षा प्रदान कर दिया जाए। तो कैसा हो गया स्वास्थाने। लेकिन उसने कहा कि वो ज़्यादा बड़ा गुंडा है और वो आपके घर में बम भी फेंक सकता है, यानी कि आप अपने घर में दूसरे जगह जाके नहीं है। अब आपको सुरक्षा वहाँ देना संभव नहीं है, वहाँ आपकी सिक्योरिटी उतना नहीं हो पाएगा। अब आपको कहीं दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा जिसके बारे में उसे पता ना हो, जिससे आपको खतरा है, तभी क्या कहलाएगा बाह्य स्थाने। ऐसे जो जीव हैं वो जिस प्राकृतिक आवास में रहते हैं उस प्राकृतिक आवास में उन्हें
ऊपर संकट आ रहा है, जिसकी वजह से वो विलुप्ति की कगार पे जा रहे हैं, उनकी उसी प्राकृतिक आवास में उन समस्याओं को दूर कर दिया जाए और उनको अगर भोजन की कमी है तो भोजन उपलब्ध करा दिया जाए, पानी की कमी है तो पानी उपलब्ध किया जाए, अगर शिकार और अवैध तस्करी हो रही है तो उसको रोक दिया जाए, बाहर लोगों का उसमें दखल है तो उसको रोक दिया जाए। इस तरह से जो कारक उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं जिसकी वजह से वो विलुप्त होने की कगार पे आ रहे हैं, अगर आप उन कारकों को दूर कर देते हैं और उनको उन्हीं की जो है प्राकृतिक आवास में सुरक्षा दे रहे हैं तो क्या कहलाएगा? स्वास्थानीय संरक्षण। तो बताएं स्वास्थानीय ज्यादा खर्चीला है या बाह्य स्थानीय ज्यादा? बाह्य स्थानीय खर्चीला होगा ना। आपके घर में कम सिक्योरिटी में भी आपकी सुरक्षा हो जाए तो ये अच्छा है और आपके लिए भी सूटेबल है, क्योंकि आप अपने घर में रहे हैं और आपको अपने घर में ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन आपको अपने परिवार से दूर कर दिया जाए दूसरी जगह और वहाँ पे आपको खाने पीने हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए तो वो जगह आपको इतना सूटेबल भी नहीं लगेगा और उसके लिए सरकार को ज़्यादा पैसे खर्चा करने पड़ेंगे। तो ये याद रखिएगा, स्वास्थ्य संरक्षण कम खर्चीला होता है, जीव के लिए ज़्यादा अनुकूल होता है और ये मैम जो नवाबिया से टीका लाए गए हैं मध्य प्रदेश में फूलों के, तो वो स्वास्थ्य पानी को भी वहाँ पे उनके लिए अनुकूल जलवायु थी, वहाँ पे नवाबी नहीं वहाँ पे डाले हैं तो फिर कैसे पाकिस्तानी वहाँ पे अनुकूल जलवायु थी उनके लिए, लेकिन लाया गया वहाँ के लिए। देखिए हमारे यहाँ जो है, देखिए वो लोग जहाँ के हैं वो वहाँ पे संरक्षित है, बिल्कुल कह सकते हैं स्वास्थ्य हानि उनका जो जहाँ पे थे वहाँ पे संरक्षण दिया जाना स्वास्थ्य। जैसे हमारे यहाँ विलुप्त हो गए तो किन कारणों से विलुप्त हुए? एक तो भोजन की कमी, दूसरा शिकार, तीसरा उनका जो है रख रखाव ना करना, बहुत सारा हस्तक्षेप अवैध शिकार, इन सारी वजह से। तो चूंकि उनको बाहर से ला करके यहाँ संरक्षण दिया जा रहा है ना कि वो जहाँ थे वहाँ से दूसरी जगह, ताकि वहाँ भी ये डेवलप कर सके, क्योंकि भारत में अब नहीं रहे तो भारत में इनको लेकर के आना है तो उनको ला करके यहाँ भी संरक्षण दिया जा रहा है। तो इसको हम बाह्य स्थानीय भी कह सकते हैं, हालांकि बाह्य स्थानीय में नहीं आएगा क्योंकि वो भी प्राकृतिक हो गया। हाँ, लेकिन अगर उनको संरक्षण देने के लिए देखिए जगह कौन सा है। स्वास्थ्य का मतलब अगर वो राष्ट्रीय उद्यान है स्वास्थ्य है, अगर वो अभ्यारण्य है स्वास्थ्य है, अगर वो आपका और कोई नेशनल पार्क है तो स्वास्थ्य है, क्योंकि वो प्राकृतिक इन्वायरमेंट में है ना, कृत्रिम नहीं है। तो अगर उनको वहाँ से ला करके उद्यान में, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में या पार्क में या ऐसी जगह पे रखा जा रहा है जो नेचर के बीच है, जिसको कृत्रिम रूप से नहीं बनाया गया है, तो क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य हो जाएगा, क्योंकि उनको वही इन्वायरमेंट वही चीजें मिल रही जो वहाँ थी। लेकिन अगर वहाँ से लाके चिड़ियाघर में रख दिया गया या उनको ला करके जो है दूसरे जो कृत्रिम बनाए जाते हैं वहाँ भी रख दिया गया तो वो क्या हो जाएगा? बाह्य स्थानीय हो जाएगा, स्वास्थ्य हानि होगा। क्योंकि नेशनल पार्क एक एरिया को ही घोषित कर दिया जाता है ना, उसी को सुरक्षा दे दी जाती है, वो स्वास्थ्य हानि है। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र भी आपका स्वास्थ्य हानि है। ये सब स्वास्थ्य है, जो उद्यान होंगे, पार्क होंगे, अभ्यारण्य होंगे, ये सब स्वास्थ्य हानि है। जो मानव द्वारा कृत्रिम रूप से उनके लिए बना करके उन्हें वहां से ला करके प्राकृतिक आवास से रखा जाएगा वो बाह्य स्थानीय। तो अगर उन्हें ला करके प्राकृतिक आवास में रखा गया है तो वो स्वास्थ्य हानि होगा, क्योंकि वही उनका रियल में स्थान है। लेकिन अगर उनको कृत्रिम जगह बना के रखा गया तो बाह्य स्थानीय हो जाएगा। ये नहीं सोचना है कि जो है MP से ला करके उत्तराखंड में रख दिया गया तो वो बाह्य स्थानीय हो गया, नहीं। वो देखना है कि वो कृत्रिम आवास है या वो प्राकृतिक आवास है। ठीक है, बात समझ में आया? तो बात हो रहा था स्वास्थ्य संरक्षण आसान है, खर्चीला है, अनुकूल है और ये ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन अगर कभी समस्या इतनी बढ़ गई हो कि स्वास्थ्य यानी कि उनके अपने प्राकृतिक आवास में उनको रखना खतरे से खाली नहीं है, यानी कि उनकी समस्या इतनी ज़्यादा है कि उनकी संख्या बहुत कम है और अब हम उन्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। अब हमें उनके प्रजनन को बढ़ाने के लिए, उनकी संख्या को सुरक्षा देने के लिए बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। तब हम उन्हें क्या करेंगे? अपनी आंखों के सामने या ज़्यादा देख रेख में रखेंगे और उसके लिए हम फिर चिड़ियाघर या जो भी मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया उनके लिए आवास होगा वहाँ रखेंगे। और ये बाह्य स्थानीय होता है और इसमें खर्चा ज़्यादा आता है और ये जीवों के लिए उतना अनुकूल नहीं होता है। हालांकि वहाँ पर भी वो अपना प्रजनन, खाना पीना हर चीज़ करते हैं, लेकिन शेर के लिए तो जंगल सबसे ज़्यादा सूटेबल है ना, चिड़ियाघर नहीं है। तो वही है। तो संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं? अगर आप कहीं की जैव विविधता को संरक्षण देना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, एक आपका है स्वास्थ्य और दूसरा क्या है? बाह्य स्थानीय है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, स्वास्थ्य में क्या क्या आता है ये याद रखिएगा। पहला है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है वन्यजीव अभ्यारण्य। नोट कर लीजिएगा स्वास्थ्य में क्या क्या है। स्वास्थ्य में कौन सी चीजें आ जाएंगी? तो आपका राष्ट्रीय उद्यान होगा जिसको नेशनल पार्क कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य,
राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गया जिसको वन्य जीव अभ्यारण्य कहेंगे। जैव मंडल आगार हो गया जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, जैव मंडल आगार। पवित्र उपवन एवं झीलें, पवित्र उपवन एवं झीलें। और आपका पांचवा है समुदाय एवं संरक्षण आगार, समुदाय एवं संरक्षण आगार। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके अलावा जैव मंडल आगार, पवित्र उपवन एवं झीलें और समुदाय एवं संरक्षण आगार। ये क्या है? स्वास्थानी। वायस्थानी में दो प्रकार का आता है। देखिए, स्वास्थानी को इंग्लिश में कहते हैं इन सीटू, वायस्थानी को कहते हैं एक्स सीटू। जो एक्स सीटू है या वायस्थानी है, इसमें दो तरह का है। एक है आपका, इसको दो भागों में बांट देंगे, वायस्थानी को दो भागों में बांटेंगे, ये दो तरह का होगा। पहले में लिखिएगा बीज बैंक, जिन बैंक, बीज बैंक, जिन बैंक। बीज जहाँ पे बीज स्टोर किया जाता है और जिन बैंक जहाँ पे जिनों को स्टोर किया जाता है। तीसरा निम्न तापीय संरक्षण, निम्न तापीय संरक्षण, बीज बैंक, जिन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण जिसको इंग्लिश में कहेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। दूसरी तरफ लिखिएगा वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर।